Hello everyone. Today we are going to start थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग सेम एज जैसे सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर का हमने कंस्ट्रक्शन देखा था. ठीक है, रोटर एंड स्टेटर बेस्ड. तो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर में भी आपको स्टेटर एंड रोटर मिलेगा. एंड वर्किंग हम देखेंगे तो वर्किंग भी आपका सेम इंडक्शन सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं. कुछ बहुत डिफरेंस होता है. डिफरेंस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. लाइक सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर जो था वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं था, बट थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर जो होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है, क्योंकि हम इसमें थ्री फेज़ सप्लाई देते हैं. तो आपका स्टेटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो आपका रोटेटिंग नेचर का होता है. ठीक है, तो ये रोटेटिंग नेचर का होता है जिसके वजह से ये सेल्फ स्टार्टिंग बनाने में ये हेल्प करता है. ठीक है, तो ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग होता है थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर. तो आज हम लोग यहाँ टॉर्क स्लिप कर्व हम लोग देखेंगे इंडक्शन मोटर का. ठीक है, तो स्लिप के बारे हम लोगों ने सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में भी देखा था कि स्लिप एक्चुअली में जो रोटर का स्टेटर का जो फील्ड होता है, ठीक है, स्टेटर का फील्ड एंड, ठीक है, सपोज इसको हम फाई एफ बोल दें. ठीक है, एंड जो आपका रोटर का फील्ड होगा, ठीक है, जिसे हम फाई आर बोल दें, या फिर रोटर का जो स्पीड हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम स्लिप कहते हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड होता है इन दोनों के बीच का, दैट इज़ नोन एज स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर. तो इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन के लिए स्लिप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव स्पीड नहीं होगा, तो ये स्लिप का प्रेजेंस नहीं होगा. एंड स्लिप अगर आपका मोटर में जनरेट नहीं होता है तो ये मोटर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही रहेगा. इसका फॉर्मूला हमने देखा था स्लिप का, दैट इज़ सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है, तो ये स्लिप आप इस फॉर्मूले से हम लोग डिराइव करते हैं. ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर एन एस आपका सिंक्रोनस स्पीड है, एन आर इज़ स्पीड ऑफ रोटर. तो इसी स्लिप की वजह से दैट मीन्स कि इन्हीं सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर के स्पीड के बीच में रिलेटिव स्पीड जब होगा तब स्लिप का वैल्यू मिलेगा. एंड स्लिप का वैल्यू होने की वजह से इंडक्शन मोटर रोटेट करेगा. तो यहाँ पर हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व देखें. ठीक है, इसको हम स्लिप एंड टॉर्क स्पीड का भी कर्व देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम कर्व मिलेगा. ठीक है, क्योंकि जो स्लिप है ये स्लिप आपके स्पीड पे भी डिपेंड करेगा. तो टॉर्क स्लिप एंड टॉर्क स्पीड कर्व अप्रॉक्सीमेटली आपको इक्वल सेम टाइप का मिलेगा. तो हमने अगर आप मशीन में पढ़े होंगे तो मशीन के पार्ट से हम टॉर्क इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच विल बी इक्वल टू के फाई एस E2 का स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस एस X2 का होल स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पर के आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू होगा, फाई विल बी द फ्लक्स, एस आपका स्लिप होगा. ठीक है, E2 यानी कि जो आपका रोटर में, ठीक है, रोटर में आपका जो EMF इंड्यूस होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन प्रोसेस होगा. ठीक है, तो ये E2 रोटर में EMF इंड्यूस होगा. R2 ये आपका रोटर का रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, एंड X2 रोटर का रिएक्टेंस होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉर्क इक्वेशन को आप वहाँ से डिराइव कर सकते हैं. हम इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनिशियली स्लिप जो होगा वो ज़ीरो होगा. ठीक है, एंड धीरे धीरे स्लिप का वैल्यू इंक्रीज करता हुआ जाएगा. तो अगर हम स्लिप का वैल्यू अगर हम ज़ीरो रख दें, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल होता है. ठीक है, क्योंकि हम अगर पूरी तरीके से स्लिप को ज़ीरो कर देते हैं तो पूरी तरीके से स्लिप ज़ीरो, दैट मीन्स कि सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर का जो स्पीड है वो इक्वल हो गया है. ठीक है, एंड जब भी इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड रोटर स्पीड इक्वल हो जाए या रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को कैच कर ले तो आपका मोटर जो है वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड ज़ीरो हो जाएगा. तो स्लिप ज़ीरो हो जाएगा, एंड स्लिप ज़ीरो तो वो रोटर स्पीड या मोटर जो है वो रोटेट नहीं करेगा.
तो यहाँ पर हम लोग स्लिप का जो वैल्यू लेते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर अगर हम एस का वैल्यू पुट करते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के आसपास हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपका रिएक्टेंस का वैल्यू होगा, ठीक है, ये 0 के अप्रॉक्सीमेटली है एंड इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये और भी लो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो SX2 टर्म है आपका, ठीक है, होल स्क्वायर, ये आपका और लो वैल्यू हो जाएगा क्योंकि S का वैल्यू लो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिनोमिनेटर पार्ट में ये R का यहाँ पे टर्म है, तो ये जो रेजिस्टिव पार्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू रिएक्टेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि ये आपका रिएक्टेंस वाला जो टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा लो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R2 इज़, या फिर हम X2 के टर्म में अगर देखें, ठीक है, तो ये SX2 का होल स्क्वायर कंप्लीट टर्म देखेंगे तो इट इज़ मच लेसर देन R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बहुत ही लो वैल्यू है, तो R2 के कंपैरिजन में इसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी लार्ज है इसके कंपैरिजन में, तो इसमें ऐड करने का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वो उतना ही के इक्वल रह जाएगा क्योंकि हम बहुत हाई वैल्यू में बहुत स्मॉल वैल्यू को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग इस टर्म को हम 0 कंसिडर कर सकते हैं या नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा टॉर्क का, ठीक है, K5 SE2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप R2 एंड R2 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, R2 एंड R2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। K फ्लक्स एंड E2, ठीक है, ये सब प्रोड्यूस हो चुका है। अगर हम इन सभी को कांस्टेंट टर्म मान ले, ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये भी अगर सपोज हम कांस्टेंट टर्म मान ले, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इन बाकी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे टर्म को हम कांस्टेंट मान लेंगे K1 एंड हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल रह गया स्लिप, ठीक है। तो यहाँ से हम कंक्लूज़न निकालते हैं कि T जो है ये K1S के इक्वल हो गया है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो टॉर्क है कंप्लीट टॉर्क, ठीक है, T इज इक्वल्स टू K1S आएगा जब हमने S को, ठीक है, S का जो वैल्यू लिया है अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल लिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टॉर्क का वैल्यू है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, यानी कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो यहाँ पर हमारे पास जो कर्व बनेगा टॉर्क स्लिप कर्व का, ठीक है, तो ये लीनियर बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टार्टिंग में ये, ठीक है, ये लीनियर बनना शुरू होगा, ठीक है। ये आपको लीनियर दिखेगा, दैट मीन्स कि जितना स्लिप में इंक्रीमेंट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमको टॉर्क में भी इंक्रीमेंट दिखेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम तक जब तक कि हमारा मीडियम रीजन ना पहुंच जाए, ठीक है, हम ये जो स्लिप वाला रीजन है, ठीक है, इसको हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट जो लो स्लिप रीजन होगा, ठीक है, लो स्लिप रीजन, दूसरा हम मीडियम स्लिप रीजन लेंगे, ठीक है, और तीसरा हाई स्लिप रीजन, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट में हम इस तरीके से स्लिप रीजन को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जब हमने लो स्लिप रीजन, दैट मीन्स कि स्लिप का वैल्यू बहुत ही कम लिया है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमको टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप मिला है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट मीन्स कि लो रीजन में अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा कर्व बनेगा वो लीनियर बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम जो टॉर्क का वैल्यू है, ये टॉर्क एक्सिस है, तो टॉर्क का वैल्यू हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला आपका ओरिजिन होगा 0, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर होता है इसमें इनिशियल टॉर्क प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें इनिशियल टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क 0 के इक्वल नहीं होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इसका काफ़ी ज़्यादा हाई भी होता है। अगर हम हाई रोटर रेजिस्टेंस रखें तो स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो रोटर के रेजिस्टेंस पे ये स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये लो रोटर रेजिस्टेंस एंड हाई रोटर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि हम जो रोटर में वाइंडिंग करेंगे रोटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, डिपेंड करेगा। ये सिर्फ रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा स्टार्टिंग टॉर्क का, ठीक है। तो हमारे पास लो स्लिप रीजन के लिए हमारे पास कर्व आया है लीनियर रीजन, ठीक है। ये स्टार्टिंग टॉर्क कुछ वैल्यू मिलेगा, इस वजह से ये 0 से स्टार्ट ना होकर कुछ वैल्यू ऊपर से ये शुरू होगा। तो अब हम स्लिप को मीडियम रीजन में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मीडियम स्लिप रीजन सपोज
यहाँ से यहाँ तक अगर हमने कंसिडर किया है तो हम स्लिप का वैल्यू को और थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे 0 से ज़्यादा, ठीक है, एंड बहुत लार्ज वैल्यू से हम थोड़ा कम ही रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग स्लिप को इंक्रीज़ कराएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एस का वैल्यू इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में, एंड इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ये वाला R2 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ठीक है, लार्ज वैल्यू हो जाएगा। तो इस वजह से हम अगेन यहाँ पर R2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है वो R2 के कंपैरिजन में ज़्यादा लार्ज वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम R2 को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे पास टॉर्क का जो वैल्यू आएगा इट वुड बी K5S E2 स्क्वायर R2 एंड डिवाइडेड बाय ठीक है, एंड हमारे पास ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क हम देख सकते हैं, अगर हम K हो गया, फाई हो गया, ठीक है, EMF हो गया, NR2, इन सभी को अगर हम कांस्टेंट टर्म कंसिडर कर ले एंड डिवाइडेड बाय x2 भी अगर हम कांस्टेंट टर्म कंसिडर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो टॉर्क का इक्वेशन बनेगा, टॉर्क K1 मान लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय S, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो टॉर्क है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, यानी कि जैसे ही हमने स्लिप को इंक्रीज़ किया, ठीक है, मीडियम स्लिप रीजन में जैसे ही हम गए तो हमारे पास जो टॉर्क एंड स्लिप का जो रिलेशनशिप बना दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो जो कर्व बनेगा वो, ठीक है, पहले इंक्रीज़ हो रहा था, लीनियरली इस तरीके से वेरी हो रहा था, एंड इसके बाद ये पहले थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा एंड ये रेक्टेंगुलर पैराबोलिक फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये पहले इंक्रीज़ करेगा और फिर ये इस तरीके से पैराबोलिक शेप में ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला वैल्यू आएगा। नेक्स्ट हम हाई स्लिप रीजन में जाएंगे, ठीक है। तो हाई स्लिप रीजन में अगेन ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसको हम अगेन नेग्लेक्ट कर देंगे R2 को, एंड अगेन जो ये T बनेगा, टॉर्क जो होगा ये आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S आएगा। एंड ऑल्सो जब हम बहुत ज़्यादा हाई स्लिप में चले जाते हैं, ठीक है, तो स्लिप का जो फार्मूला होता है ये क्या, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, ठीक है। दैट मीन्स कि ये स्लिप का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कब होगा, जब हम ये वाला जो दोनों का रिलेटिव स्पीड है ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट टर्म ये भी अगर हाई हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स कि रोटर का जो स्पीड है वो आपको कम मिलेगा, ठीक है, ये रोटर का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब स्लिप आप इंक्रीज़ कराएंगे स्लिप का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा रिलेटिव स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड का, सिंक्रोनस स्पीड जो है वो आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जो हम निकालते हैं 120 F/p, तो अगर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए NS आपका फिक्स हो गया है, ठीक है, तो स्लिप का वैल्यू इंक्रीज़ करा रहे हैं, दैट मीन्स कि जो रोटर का स्पीड होगा वो ही इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो NR है ये, ठीक है, NR को हमने इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि स्लिप का जो वैल्यू है NS आपका फिक्स है, तो इस वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस को इंक्रीज़ कराना है तो NR ये वैल्यू इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो रोटर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड रोटर का स्पीड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा कि ये करंट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, एंड ये मशीन का जो रोटर है इसको ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम हाई स्लिप रीजन में जाएंगे रोटर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, स्लिप हाई हो जाएगा, करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा एंड ये मशीन को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम हाई स्लिप रीजन में नहीं जाते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ तक आए थे लो स्लिप मीडियम स्लिप रीजन तक को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये आपका फुल लोड टॉर्क है, दैट मीन्स कि हम मैक्सिमम इतना ही लोड कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इस लेवल पे जो वैल्यू ऑफ करंट होगा, ठीक है, इसी वैल्यू पे हम लोड को ऑपरेट करा सकते हैं, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर हम गए, ठीक है, यानी कि स्लिप का और वैल्यू अगर बढ़ता है तो मशीन हमारा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, हम यहाँ तक लोड को इस स्लिप में ऑपरेट करा सकते हैं, बट ये वाला पॉइंट अगर हम इससे बियॉन्ड चले गए तो मशीन हमारा डैमेज हो जाएगा। तो हम हाई स्लिप रीजन को नेग्लेक्ट करते हैं, हम मीडियम स्लिप रीजन तक ही लोड को ऑपरेट कराते हैं। तो इस तरीके का हमारे पास स्पीड
टॉर्क स्लिप कर्व बनता है एंड टॉर्क स्पीड कर्व भी देखेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कुछ इसी तरीके का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लो रोटर रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स कि रोटर जो है, रोटर का जो रेजिस्टेंस होगा उस वो डिपेंड करेगा ये जो मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर आ रहा है। और इस केस में आप देखेंगे हाई रोटर रेजिस्टेंस में तो मैक्सिमम टॉर्क आपको स्लिप 0 पे ही यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला हाई मैक्सिमम टॉर्क का ये वाला लेवल हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। तो मैक्सिमम टॉर्क को रीच करने में कितना टाइम लग रहा है, कौन से स्लिप पे, स्लिप के किस वैल्यू पे जो टॉर्क स्लिप कर्व है वो टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क को रीच कर जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा रोटर के रेजिस्टेंस पे। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हाई रोटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो ये स्लिप 0 पर ही मैक्सिमम टॉर्क को रीच कर गया है। ठीक है, बट जब हम लो रेजिस्टेंस लिए रोटर का तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये स्लिप के इस वैल्यू पे, ठीक है, स्लिप के इस वैल्यू पे, सपोज इसको अगर हम S2 बोल दें, ये S1 पे ही मैक्सिमम रीच कर गया है हाई रोटर रेजिस्टेंस की वजह से, एंड लो रोटर रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम टॉर्क आपका S2 पे यानी कि S1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ स्लिप पे ये आपका मैक्सिमम टॉर्क अकर हो रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ जो हाई रोटर रेजिस्टेंस है ये सिर्फ जो मैक्सिमम टॉर्क है ये किस पोजीशन पे अकर होगा सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके का टॉर्क स्लिप या फिर टॉर्क स्पीड हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।